नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके बाद भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि राहुल गांधी ने एक समाज का अपमान किया है। इसके साथ ही एक अपमान उन्होंने और किया है कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। उनकी टिप्पणी जाति विशेष पर थी, ये अशोभनीय थे। राहुल गांधी जी के विषय पर उन्होंने जो व्यक्ति जाति विशेष पर और टिप्पणी की है, तो पूरे समाज पर टिप्पणी की है, जो कि अशोभनीय था। कोर्ट ने उनको सजा दी है, उनको स्वीकार नहीं है, लेकिन उनका अधिकार भी था कि हाईकोर्ट में जाना चाहिए। हाईकोर्ट में गए हैं। हाईकोर्ट से अगर खारिज हुई है तो कोर्ट ने उचित माना होगा और उसको खारिज किया है। उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको सरकार ने नहीं माना, कोर्ट ने नहीं माना। तो इसका अर्थ ये है कि कानून सबके लिए एक जैसा है। आप अगर अपराध करेंगे तो अपराध का दंड निश्चित रूप से मिलना चाहिए और उन्हें अपनी प्रक्रिया करते रहना चाहिए। उनके पास जितने मार्ग हैं उन्हें उनमें जाना ही चाहिए। लेकिन जो समाज, जिस समाज के साथ उन्होंने अपमान किया है, जिस समाज का, और ऊपर से एक अपमान और किया कि हम माफी नहीं मांगेंगे। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर मुस्लिम चाहता है कि देश में यूसीसी आए, लेकिन ये मौलवी इसलिए परेशान हैं कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो एक मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो दबे कुचले भोले भाले पिछड़े मुसलमानों का शोषण करता रहा है हमेशा से, जब से ये संस्था उन्होंने बनाई है। और आज यूसीसी के विरोध में ये इसका सहारा लेते हुए मस्जिदों से ऐलान करेंगे। अब ये मस्जिदों तक पहुंच गए हैं। अपनी निजी स्वार्थ के लिए ये दबे कुचले मुसलमानों को एक समान अधिकार नहीं देना चाहते। ये अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, अपने दबाव में रखना चाहते हैं दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को, क्योंकि आज उनके अधिकार मिल रहे हैं उनको आदरणीय मोदी सरकार में। इन्होंने तो कभी कांग्रेस की सरकार में उनको कुछ दिलाया नहीं, कभी इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में या बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में कुछ नहीं दिलाया। अपनी जेबें भरने का काम किया, उनका शोषण किया और उनके वोट का सौदा किया है इन पार्टियों के साथ में, विरोधी पार्टियों के साथ में। और आज भी अब इनको साफ नजर आ रहा है कि यूसीसी जैसे ही आएगा इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये अपनी दुकानें बचाने के लिए अब आज मस्जिदों से ऐलान करने की बात कर रहे हैं। तो ये साफ है कि जिस तरह से इन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था और ट्रिपल तलाक आया, आज बहनों को वो ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आजादी मिली, मुस्लिम समाज की बहनों को ऐसे ही एक समान अधिकार मिलेगा यूसीसी से। देश की मांग है, हर नागरिक आज चाहता है कि देश में यूसीसी आए और मुसलमानों का भी उत्थान होगा, मुसलमानों को एक समान अधिकार मिलेगा, हमारी माँ बहनों को भी और भाई बहनों को भी, सभी को उसका अधिकार मिलेगा। इसलिए परेशान है कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड जो ठेकेदारी करता था, इनकी ठेकेदारी बंद। उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के गठबंधन का हिस्सा बनने पर अजीत पवार की सरकार का हिस्सा बनने पर किसी को कोई परेशानी नहीं है। अजीत दादा पवार जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी यहाँ जब विपक्ष में थे तभी हमारे लोगों का भी, सभी लोगों का मेलजोल तो नहीं था ना उनके साथ, तो थोड़ा तो हो जाएगा, वो हुआ है, लेकिन वो सब समाधान हुआ है। हमारी पार्टी जो है, पहली बात आपको बताता हूँ मैं, जब हमने निर्णय लिया तब हम सत्ता में थे हम, मेरे साथ 8 मंत्री थे और सत्ता छोड़ने वाले हम लोग हैं। इसलिए हमारे विधायक जो है सत्ता की लालच में ये साथ में नहीं आए हैं। ये 50 लोग आए सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में नहीं आए। जो कुर्सी और सत्ता के लालच में जो गलती 2019 में जिन्होंने की थी, उनको ये आज सब जो भुगतना पड़ रहा है वो ये उनकी गलती है। हम सत्ता की लालच में नहीं, हमको मालूम नहीं, मालूम था क्या होने वाला आगे, हम तो सत्ता से बाहर आ गए।
इसलिए हमारे विधायक जो है समझदार है, विकास काम उनके चुनाव क्षेत्र में विकास करना चाहते, और 2.5 साल में उनको 1 रुपया नहीं मिला था। हमारे पिछले साल भर में उनके चुनाव क्षेत्र में इतने विकास के काम हुए हैं जो लोगों को चाहिए वो देने का काम किया है। ये मंत्री तो ठीक है, मिलते रहता है, जाते रहता है, वो परमानेंट नहीं है। तो इसलिए ऐसा कुछ सोचो मत। ये जो है ये विपक्ष वाले बार बार ये अफवाह फैला रहे, बोले मुख्यमंत्री नाराज है, बोले यहाँ तक बोले कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। ये सब उनके मनगढ़ंत कहानी है। और आप जो है मैंने कल भी बताया है, उसको आप बताओ, उनको वो जो बोलते हैं वही मत बताओ। दतिया से खबर है, जहां पर प्रदेश के आबकारी आयुक्त और कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश पर आबकारी विभाग ने दतिया में 17 स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 16 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 तस्कर भाग निकलने में सफल रहे। दरअसल आबकारी विभाग और जिला प्रशासन को सूचना मिली कि ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में टीमें गठित करके 17 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 358 पाव देसी शराब, 108 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई है। श्री संजय कुमार जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि दतिया जिले में ग्रामीण इलाके में खासकर अवैध शराब बिकने की शिकायत आ रही है, आपको कार्रवाई करना है। पूरा आबकारी विभाग जो कार्यपालिक स्टाफ था 3 टीमों में विभाजित होकर आज पूरे जिले में 22 स्थानों पर दबिश दी है, जिसमें 358 पाव देसी शराब और 108 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त कर 22 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं, जिसमें से 16 आरोपियों को धारा 34(1) के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। मौके से उनको जमानत पे छोड़ा गया और 6 आरोपी भागने में मध्य प्रदेश के दतिया जिले की बड़ौनी पुलिस पर ग्वालियर के डबरा में फायरिंग करने का मामला सामने आया। बड़ौनी पुलिस हत्या के प्रयास और दलित उत्पीड़न के मामले में फरार चल रहे देशराज रावत को पकड़ने के लिए डबरा गई थी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि जवाहर कॉलोनी में मीट मार्केट में देशराज को पकड़ने में पुलिस ने जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, उसके साथ 3 अन्य लोगों ने पुलिसकर्मी पर हवाई फायर कर दिए। गनीमत ये रही कि किसी पुलिसकर्मी को कोई गोली नहीं लगी है। अब दतिया पुलिस डबरा में पुलिस टीम के साथ देशराज और उसके साथियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करवा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में कुल 4 आरोपी हैं, जिनमें से देशराज सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथे की तलाश जारी है। अन्नू अहिरवार जी हैं, जिनको देशराज रावत और उसके कुछ साथियों ने मिलकर आज फायरिंग की थी, जिससे इनके पैर में और पेट में कुछ चोटें आई हैं। ये भर्ती भी किए हैं, अभी ग्वालियर रेफर किए गए हैं, जिसके संबंध में बड़ौनी पुलिस ने धारा 307 का मामला दर्ज किया था। इनके जब हमने लोकेशन ली, इनके बारे में पता किया, तो इनको पकड़ने के लिए जब बड़ौनी पुलिस डबरा गई, ग्वालियर गई, तो वहाँ पर ये देशराज रावत के द्वारा पुलिस को देखकर भागने की उससे एक फायर किया गया, जिसके संबंध में डबरा थाने में एक धारा 307 का मामला दर्ज कराया जा रहा है। साथ ही इसमें 3 आरोपियों को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। डबरा पुलिस के सहयोग से हम इस चौथे आरोपी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र अन्नू अहिरवार जी हैं, जिनको एमपी के गृह मंत्री और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में पटवारी फार्म हाउस आयोजित रावत समाज के कार्यकर्ता प्रशिक्षण समारोह में हिस्सा लिया, जहां मंत्री मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव संबंधित तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधियों के पास ना तो इतिहास है और ना विकास है, इसलिए रावत समाज के छोटे से छोटे कार्यकर्ता अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। और अब महीने नहीं, सिर्फ 90 दिन बचे हैं, इसलिए चुनाव में कार्यकर्ता अपना बूथ मजबूत कर लें। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं से उनका ऐसा रिश्ता बन गया है कि वो एक दूसरे को तकलीफ में देख नहीं सकते। इतने सारे लोग जो रोज प्रातः स्मरणीय है, इतने सारे लोग जो कार्यकर्ता है अपने रावत समाज के, इतनी बड़ी संख्या
सातों समाज मिला के कांग्रेस के पास नहीं है। वो किला चौक पे सभा जब करते हैं तो इतनी बड़ी होती है, पूरे जिले की करते हैं, तब वैसे ही है कि नहीं है? हमारे पास में एक समाज के इतने सारे कार्यकर्ता हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ता अभी जो श्रृंखला शुरू हुई, आदरणीय नीतू रावत जी ने जो शुरू की, फिर दलवीर पे आई और आखिर में गंदम तक जो चल के आई है, इन सब ने ये वाली जिक्र की, पोलिंग हार जाते हैं, जीत जाते हैं, ये जिक्र नहीं करना है, लेकिन जिक्र न करके इसकी फिक्र करना है। अगर अपन फिक्र कर लेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि हमारी कोई हरा है। अब हमारी आपकी निकटता इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मेरे पे कोई कष्ट आता है तो मुझे आप में से कई लोगों की याद आती है, और आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आपको मेरी याद आती है। झाबुआ जिले में स्कूलों में एडमिशन करवाने के आधार पर आधार कार्ड बनवाने के लिए न केवल अभिभावक बल्कि बच्चे भी आधार सेंटरों के बाहर लाइन में लग रहे हैं। दिन होने के पहले ही सेंटरों के बाहर लाइन दिखाई देती है और दिन भर के संघर्ष के बाद भी जब नंबर नहीं लगता तो निराश होकर वे अपने घरों को लौट जाते हैं। जिले के पेटलावद नगर के आधार सेंटरों के बाहर ग्रामीण इलाकों से आने वाले ग्रामीणों की यही कहानी है। यही नहीं, एक जनपद सदस्य भी पिछले 3 दिनों से चक्कर लगा रहा है। ऐसे में आमजन की स्थिति क्या होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरा यहाँ पर आना 3 दिन हो गया। मैं कल आया था, मेरी लाइन लग गई थी और लड़की का क्या वो एडमिशन करवाने के लिए आधार कार्ड उनका गलत था तो सुधारने के लिए यहाँ पर बोले थे कि वो तुम्हारा आधार कार्ड में थोड़ा गलत है तो तुम्हारा सुधारना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर तीनों को लेके आया हूँ। यहाँ मेरी घरवाली और मैं और मेरा बच्चा, उनको लेके आया। सुबह से हम यहाँ पर लाइन पर खड़े थे तो उनके बाद यहाँ पर बोले थे हमको कि 50 टोकन मिले। अब 50 के बाद फिर बाद में बोले कि 40 टोकन मिलेगा। 40 के बाद हम जैसे लाइन में लगे तो बाद में पता नहीं कल के थे परसों के थे कहने तो 10 लोग और दूसरा भी आ गए। तो ठीक है, हमारा नंबर वहाँ पर टोकन हमको नहीं मिला। जी अभी एकदम से थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा है आधार की। स्कूल में एडमिशन वगैरह चल रहे हैं तो हमारे जैसे शहर के अंदर 4 पर्याप्त सेंटर चल रहे हैं और हम उसको थोड़ा और स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लगातार प्रयास जारी है ताकि बच्चों और उनके पेरेंट्स को कम से कम असुविधा हो। और हम नए मतलब आवेदन भी यहाँ से भेजे हैं जिनको आधार जहाँ पर नए सेंटर खुल सकें, और कोशिश हमारी निरंतर यही जारी है कि जल्द से जल्द नए सेंटर भी खुल जाएं और ज़्यादा अच्छे से हम ताकि ये जितने आधार बनने हैं जल्दी से जल्दी पूरे। आदिवासी अंचल झाबुआ में लगातार चिट फंड कंपनियों की ठगी से पीड़ित लोग जूझ रहे हैं। आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन के द्वारा झाबुआ जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुआ। बता दें आपको कि चिट फंड कंपनियों के विरोध में स्थानीय बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करते हुए लगातार कंपनियों के एजेंटों ने अपनी समस्या संगठन में साझा की। वहीं जिला प्रशासन को समस्या से अवगत कराते हुए पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर तन्वी हुड्डा को ज्ञापन भी सौंपा गया। समस्या के हल न होने पर संगठन के पदाधिकारियों ने राशि न मिलने पर मतदान का बहिष्कार कर वोट न देने की बात भी कही है। हमारे कुछ 125 साथी हमारे साथ में थे। हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया। उस दिन हमने माननीय सांसद महोदय को भी ज्ञापन देने गए थे। उन्होंने पहले तो आवेदन हाथ में ले लिया, लेकिन फिर उन्हें अचानक क्या उनको दिमाग में आए तो बोले आप किस प्रकार किस व्यक्ति से कैसे आवेदन दे रहे हो और आप जो है किससे बात कर रहे हो। मैंने कहा सर ज्ञापन देना है, ये हमारे आपका हम सहयोग चाहते हैं कि आप सांसद होने के नाते, यहाँ के जिला प्रतिनिधि होने के नाते जनता के आप हमारा सहयोग करें और ये संसद में इसका मुद्दा उठाएं ताकि पीड़ित परिवारों का पैसा जल्दी से जल्दी मिले। तो हमारे एक साथी ने किसी ने बीच बोल दिया सर रोसी मिलेगी, भाई उसको नॉलेज नहीं था
उसने बोले ओसी मिलेगी, तो मैंने उसे हाँ कर दी कि सर ओसी। बोले तुम, मैं क्या किसी का चपरासी हूँ क्या, मैं किसी का नौकर हूँ क्या, तुम मेरे से ओसी मांग रहे हो, भलते उठ के चले जाते हो क्या। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं सर, आपको ज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है किसी ने बोल दिया हो तो उससे क्या, कौन सी बड़ी बात हो गई, आपसे कोई ओसी ले थोड़ी ली हमने, नहीं लेंगे आवेदन, जाओ आप यहाँ से, आपको जो होना है उसको कर लो। हम लोग हमारे कुछ 125 साथी हमारे साथ में थे। सब हम ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप नाम से हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हम देश में जो ये ठगी की घटनाएं हुई हैं, लगभग 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं, उनका भुगतान कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। उसमें हर जिले के जिला कलेक्टर को सक्षम अधिकारी नॉमिनेट करते हुए सरकार ने ये व्यवस्था दी है कि वो अपने ज़िले के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से आवेदन लेगा, उस पर कानूनी प्रक्रिया आरंभ करेगा और 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उनको वापस करेगा। इसको लेकर के आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने यहाँ पहले से भुगतान के आवेदन लेने के लिए एक स्पेशल काउंटर की स्थापना कर दी है कक्ष संख्या 15 में, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कर दी है। आज हम मिले थे तो उनसे हमने तहसील स्तर पर इस तरह के काउंटर स्थापित करने की मांग की है, उसके लिए भी उन्होंने कह दिया है कि हमने ये आदेश पहले ही। सागर जिले के रहली में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कमलेश साहू ने बीजेपी आईटी सेल कार्य समिति सदस्य छल्ला ग्राम निवासी अजय आठिया पर फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जुबान काट लेने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं धमकी से नाराज कार्यकर्ताओं ने रहली थाने में प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर दी है। गड़ाकोटा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सीधी मामले को लेकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया था और प्रदर्शन के दौरान भाषणबाजी भी हुई थी। भाषणबाजी के दौरान मुख्यमंत्री सहित स्थानीय विधायक और लोक निर्माण मंत्री पर आरोप लगाए गए थे। रखा गया था जिसमें भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, जो सर्वविदित है। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर अजय आठिया पिता राघवेंद्र आठिया भाजपा आईटी सेल कार्य समिति सदस्य द्वारा हमें एवं हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबान काट लेने की धमकी एवं जान से मारने की धमकी, देख लेने की धमकी लिखित रूप से पोस्ट करके दी गई। हमें और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अजय आठिया एवं उसके साथियों से जान से खतरा है। इस संबंध में उचित सीहोर में लगातार मवेशियों की मौत हो रही, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत परिसर में ले जाकर मवेशियों को छोड़ दिया। ताजा मामला भैरुंदा से है, जहां आए दिन सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे मवेशी, जिन पर इस हफ्ते में लाड़कुई में 12 मवेशियों की बता दें आपको कि मौत हो चुकी है। 3 दिन पहले एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसके कारण कई मवेशी घायल हो गए थे। 3 दिन से उसका बस स्टैंड पर उपचार भी जारी था, लेकिन जगह नहीं होने के कारण उन्हें बारिश में आक्रोशित युवाओं के द्वारा बता दें आपको कि प्रदर्शन किया गया है। लाड़कों में रहता हूँ, ये जैसे कि आप देख रहे हैं इस गाय का एक्सीडेंट हो चुका है। ऐसा ही रोज का आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ पर पंचायत में कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आवेदन दे चुके एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सब वो दे चुके आवेदन, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हमने पंचायत में बोला कि भाई हमें इन गायों की जो एक्सीडेंट हो गई या फिर बीमार उन गायों उपचार के लिए थोड़ी जगह दे दो हमें, ताकि उनको उपचार करके सही हो जाए, जब तक उनको रख सके। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हमने मजबूरन सब गाँव वालों ने एकत्र होकर पंचायत में गायों को छोड़ना चालू कर दिया है। पंचायत वाले व्यवस्था करें, नहीं तो फिर यहीं के गाय छोड़ी जाएगी बीमार। डेली के 2-3 गैया के एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। यहाँ की जगह सरपंच से हमने बोला, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। सुबह भी हम पंचायत में आए थे तो यहाँ की जगह आए और बातचीत करी, उनने हम व्यवस्था करवाते, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी। पहले भी हमने कई बार किया है उनसे कि यहाँ की जगह व्यवस्था करवाओ। रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, बोलते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। अभी बोला तो यहाँ फोन लगाया तो बोले कि यहाँ पे है ही नहीं, हम चले गए कि मैं रेटी हूँ, बाहर हूँ। और अभी आके देखा पंचायत थे, अभी हाल यहाँ से गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं।
हमने बोला कि हमारे कहीं की जगह एक जगह व्यवस्था करवा दो हमें इनके उपचार करने के लिए, कोई करा नहीं रहा है। गाँव वालों से बोला, कोई नहीं करा रहा है। सारी पार्टी वालों से हमने बोल दिया, सरकार के पास, कलेक्टर साहब के पास भी हमने आवेदन दिया, कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी हमारी। अभी आए दिन ये गाय अभी यहाँ की जगह है, इसका 5 दिन पहले 12 बजे रात को किसी ने ठोक कर चला गया, इसकी पीछे की हड्डी टूट गई, इससे खड़ा होने का नहीं बन रहा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा का मामला सामने आया, जहां पंचायत मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर गांव में लोगों को बारिश के चलते जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बुधनी ग्राम पातालखो महू कला पंचायत में पहली बारिश में ग्रामीणों के घरों में पानी घुस गया और गांव में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले गांव में पानी पीछे की ओर जाता था, जहां ट्राइडेंट कंपनी ने बाउंड्री वॉल बनाकर उसे ऊंचा कर दिया, जिसके कारण गांव का पानी गांववासियों के घरों में घुस रहा। साथ ही कहा गया कि इस गांव में रोड पर हमेशा कीचड़ बना रहता है। हरियाणा के रेवाड़ी में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बदमाशों ने शहर में घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि बदमाश पीड़ित सीईओ के घर से 6,70,000 रुपए लूट ले गए। इस बीच विरोध करने पर बदमाशों ने सीईओ की बेटी पर चाकू और पिस्तौल की बट से हमला कर दिया। दिन दहाड़े हुई लूट की सूचना के बाद पुलिस विभाग में जहां एक तरफ हड़कंप मच गया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन और अपराध शाखा की टीमें मौके पर पहुंच गई। जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के जिला अलवर के गांव हिंगबाहेड़ा के रहने वाले महेश कुमार शाहजहांपुर स्थित एक कंपनी में सीईओ हैं और यहां सेक्टर 4 में अपने परिवार के साथ रहते हैं। चालू यादव है। मैं नहा रही थी 2:25 में, मैं करीबन नहाने गई थी फ़ोन चला के। फिर उसके बाद में मेरे को गेट की बहुत तेज मतलब कोई गेट को नॉक करता, मतलब खींच रहा है, उस टाइप से आवाज़ आई। तो मैंने अंदर से आवाज़ भी लगाई कि कौन है, रुक जाओ, अभी आ रही हूँ, रुक जाओ। तो मैं फटाफट से मैंने कपड़े पहने हैं, कपड़े पहन के मैं फटाफट से बाहर आई हूँ। तो मेरे को लगा कि मेरा भाई है और मम्मी आज यूनिवर्सिटी गई हुई थी, तो मुझे लगा कि वो मम्मी नहीं है तो छेड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो किचन की सारी रैक वगैरह खुली हुई थी, तो मेरे को लगा मेरा भाई ही है। एक रूम के बंद करके गई थी एसी चला के, तो वो बंद ही था, तो मेरे को डाउट नहीं था कि कोई और हो सकता है। तो मैंने किचन से बेलन उठाया कि मेरे भाई के लिए कि मैं तेरी पिटाई करूँगी कि तू छेड़ कर रहा है। तो मैं अंदर रूम में गई हूँ, तो वो लोग ढूंढने को लग रहे थे, मेरे भाई नहीं था और उन्होंने मेरे को देख लिया था। तो मैंने फटाफट से 2 बेलन मारे थे, एक जो हकला रहा था उस इंसान को मैंने 2 बेलन मारे थे और मैं फटाफट से मैं भागने की कोशिश करी। तो मैं चिल्लाती भाग रही थी, आंटी आंटी। तो उसी टाइम पे मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने खींच लिया। जो मकान नंबर 2041 सेक्टर 4 में मकान है, इसमें जो फर्स्ट फ्लोर पर मकान बना हुआ है, जिसमें ये वारदात हुई है। इसमें जो लड़की दोपहर को करीब 2:30 बजे जो अकेली घर पे ही थी, तो 2 लड़के आए। उन्होंने जो ना ये बता रहे हैं कि उनके एक के हाथ में जो ना रिवॉल्वर था और एक के चाकू था। तो उस लड़की से पैसे वगैरह के बारे में पूछताछ की और जब नहीं बताया तो उसके जो है ना उसको डराने की कोशिश की और उसके सर में एक पिस्टल का जो है ना बट मारा और उसके बाद जो है ना करीब घर से 6,70,000 रुपये के करीब जो अलमारी में रखे थे वो लेके चले गए। रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पूरे शहर में चारों तरफ दूषित पानी नजर आ रहा, तो वहीं दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे तक पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम देखा गया। इतना ही नहीं, रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग छत पर बैठकर दिन और रात निकालने को मजबूर हो गए हैं। कल हमें पता चला कि भाई हरियाणा सरकार ने झील का पानी छोड़ना शुरू कर दिया है गंदा धारड़ा के अंदर।
उसका पता चलता ही कल हम सब लोगों ने फैसला किया कि भाई आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और इसका विरोध करेंगे। और देखिए रातों रात हम सब लोगों की और लोगों की जो शक्ति है उसकी वजह से इन्होंने रातों रात ये पानी जो था रोडों से हटा दिया। ये इनकी जो इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की वो दर्शाती है। हमारा पता चलने के बाद कि सुबह 12 बजे हम यहाँ आएंगे तब ये अगर पानी निकाल सकते हैं तो पिछले 10 दिनों से ये पानी जो भरा हुआ था ये इन्होंने क्यों नहीं हटाया? ये सरासर एक मैं कहना चाहूँगा विफलता है यहाँ की जो प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की। क्योंकि जो पानी अगर भिवाड़ी से आ रहा है, हमारे जो पोल्यूशन के अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो FIR दर्ज केस दर्ज क्यों नहीं करते हैं उनके ऊपर कि वो पानी लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। अब आप देखिए कल तो बारिश भी नहीं हो रही थी, उसके बावजूद भी काला पानी यहाँ पर आ रहा था केमिकल का। ये साफ दर्शाता है कि ये हमारी नाकामयाबी है हमारी सरकार की। यहाँ डर नहीं है हमारी सरकार का, अगर डर होता तो वो काला पानी यहाँ पर क्यों आ रहा है। तो उसका विरोध प्रदर्शन आज हम लोगों ने फैसला किया भी लगातार हम इस चीज को करेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने आज इस वैन वाले भी परेशान कर देते हैं कि वैन खराब हो जाएगी, हम आएंगे नहीं, आप छोड़ने आओ। और बस यही है, अब जल्दी से इसको ऊंचा करवाओ। जो कैसे छोड़ने जाते हैं फिर? भाई हम रोड पे छोड़ने आते हैं, वहाँ से आगे से वैन वाला आता ही नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।